प्रिय विद्यार्थियों, तपस्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र गहलोत, आपका फिजिक्स गुरु। इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन मॉडल या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम रदरफोर्ड मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल, परमाणु मॉडल। यह मॉडल गाइगर और मार्सडन नामक साइंटिस्ट और रदरफोर्ड का मिली जुली सरकार थी। रदरफोर्ड इसके डायरेक्टर थे और गाइगर और मार्सडन इस प्रयोग के सहयोगी थे। इस प्रयोग को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल से भी जाना जाता है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से भी जाना जाता है। रदरफोर्ड द्वारा यह मॉडल परमाणु भौतिकी में क्रांति साबित हुई, क्योंकि इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। तो क्या इस प्रयोग का मॉडल है, क्या इसकी बनावट है, क्या क्रियाविधि है, क्या उसका कंक्लूजन है और लास्ट में इसमें किस मॉडल की क्या कमियां हैं, तो हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो शूटिंग के दौरान हम इसको पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है अल्फा प्रकीर्णन का ब्लॉक अल्फा प्रकीर्णन मॉडल का प्रयोग का चित्र। ये हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, या दूसरा नाम इसका है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। प्यारे बच्चों, जो आपको इस डायग्राम दिख रहा है, सबसे पहला हम इसमें स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिव तत्व से। तो प्यारे बच्चों, रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व वे तत्व होते हैं जिनके नाभिक क्या होते हैं? अस्थायी। अगला जो चैप्टर होता है नाभिक, जो अपन अगला यूनिट पढ़ते हैं नाभिक भौतिकी, उसमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव तत्व कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे ये आता है यूरेनियम है, पोलोनियम है, पोलोनियम, रेडियम, प्लूटोनियम, काफ़ी सारे हैं। लेकिन इसमें इस प्रयोग में अपने राजस्थान बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग पोलोनियम का उपयोग किया गया। पोलोनियम रेडियो तत्व से स्वतः ही अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा कणों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। अब ये अल्फा कण जब इसको एक शीशे के पात्र में रखा है, इस शीशे के पात्र से यहाँ पर एक छोटी सी खिड़की है, इस खिड़की की सहायता से अल्फा कण यहाँ से उत्सर्जित होते हैं। चूँकि अल्फा कण, अब अल्फा कण के बारे में आपको बताएं, अल्फा कण क्या होता है? यह एक द्विधनावेशित हीलियम कण होता है। हीलियम कण होता है, जिसको हम 2He4 लिखते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है अल्फा कण का, वो 4 प्रोटॉन के बराबर या 4 हाइड्रोजन के बराबर होता है। और अल्फा कण पर यहाँ पर ये जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, तो ये अल्फा कण के बारे में बताया। अल्फा कण धनावेशित होते हैं, एक दूसरे से क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे, तो फैल जाएंगे। तो यहाँ पर एक अवरोधक या डायफ्राम लगा होता है, ये भी एक लेड का बना होता है। इसमें अल्फा कण एक सरल रेखा में क्या हो जाता है? संरेखित हो जाता है। इसको बोलते हैं अल्फा पुंज या बोलते हैं अल्फा बीम। ये अल्फा बीम थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक आते हैं सोने की पन्नी। स्वर्ण पन्नी होती है, सोने की पन्नी होती है, जिसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर की होती है। हम इस प्रयोग का सेटअप क्या है वो देख रहे हैं। उसके बाद इसने उपयोग किया जिंक सल्फेट की एक स्क्रीन काम ली। ये स्क्रीन पर जब अल्फा कण आता है तो चमक उत्पन्न करता है। उस चमक को हम बोलते हैं प्रस्फुर। क्या बोलते हैं? प्रस्फुर। और साथ में या संसूचक लगे होते हैं, जो मतलब कितने डिग्री पर अल्फा कण का प्रकीर्णन हुआ, फिर अल्फा कण कितने आए, उसके लिए प्रस्फुर गणित है। तो इन सभी सेटअप के बारे में कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं।
प्यारे बच्चों, तो क्या से लिखेंगे? सबसे पहले बनावट में लिखेंगे रेडियो एक्टिव तत्व। वे तत्व जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। उदाहरण बहुत सारे लिखे मैंने, रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम। इस प्रयोग में पोलोनियम का उपयोग किया गया, ठीक है। फिर रेडियो एक्टिव तत्व को शीशे के पात्र में रखा गया, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व से रेडिएशन स्वतः होता है, तो वो चारों तरफ ना जाए, एक फिक्स निश्चित दिशा में जाए, इसलिए हमने शीशे के पात्र में रखा। और शीशे के पात्र में क्या थी? खिड़की से अल्फा कणों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। अब अल्फा कण यहाँ बिखर जाएंगे, इसलिए क्या लगाया? अवरोधक। ये भी लेड का ही होता है, पीबी का होता है। अवरोधक की सहायता से अल्फा कण एक सरल रेखा में क्या होते हैं? संरेखित हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्फा पुंज। फिर सोने की पतली पन्नी या फिल्म का उपयोग किया गया। तो आगे क्या लिखेंगे देखें। तो देखिए, तो हमने कहा कि सोने की पन्नी का उपयोग किया गया जिसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर की है। अब आपका सवाल ये है कि यहाँ पर सोने की पन्नी का उपयोग क्यों किया गया? सोने का एक गुण होता है कि उच्च आघात वर्धनी होता है, मतलब ठोक के कितने चपटा कर सकते हैं, और तन्य होता है, साथ साथ उच्च भार युक्त एक एलिमेंट होता है। फिर अपने बाद में तो जिंक सल्फेट का पर्दा व संसूचक। जिंक सल्फेट के पर्दे पर हम क्या करते हैं? इसका उपयोग करने से क्या होता है? जब अल्फा कण उस स्क्रीन पर आता है तो यहाँ पर वो अल्फा कण जैसे ही टकराता है तो क्या उत्पन्न होता है? चमक। उस चमक को हम क्या बोलते हैं? प्रस्फुर। क्या बोलते हैं? प्रस्फुर कहते हैं। और प्रस्फुर को काउंट करने के लिए एक मेंबर लगाया हुआ होता है, जिसको हम प्रस्फुर गणित्र कहते हैं। और प्रस्फुर गणित के बाद अल्फा कण कितने कोण पर यहाँ आके टकराया, उसके लिए लगा हुआ होता है घूर्णी सूक्ष्मदर्शी। तो ये था इसकी संरचना, बनावट। अब क्रियाविधि क्या है वो देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या होगा, किस प्रकार प्रयोग होगा। तो देखते हैं। तो क्रियाविधि स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्रियाविधि में क्या है? क्रियाविधि वर्किंग क्या है, क्या लिखेंगे इसके अंदर? उसने देखा था, ये एक मैंने सोने का आइटम बनाया है, सोने का परमाणु बनाया। ऐसे कई सारे परमाणु होते हैं। ये एक जिंक सल्फेट का पर्दा है। अब बात क्या है कि उसने क्या देखा, जो एक्सपेरिमेंटल बात चल रही है, उसने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे चले गए, बिना विचलित हुए सीधे चले गए। ऐसे बिना विचलित हुए सीधे चले गए। कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर विक्षेपित हुए, कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर विक्षेपित हुए, कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर विक्षेपित हुए, और बहुत अधिकांश। अब यहाँ पर हर बोर्ड में, हर एनसीईआरटी में, आपकी केमिस्ट्री की बुक में, फिजिक्स की बुक में अलग अलग संख्या दे रखी है। हमारा अपने फिजिक्स की बुक में दे रखा है 8000 अल्फा कण में से केवल एक अल्फा कण 180 डिग्री क्या हो गया? विक्षेपित हो गया। तो ये देख के उसका दिमाग खराब हो गया। अल्फा कण पर जब ये एक छोटा सा अल्फा कण, ये सारे अल्फा कण हैं, ये सब अल्फा कण जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्फा कण एक मतलब एक तोप का गोला है। नाभि रदरफोर्ड का दिमाग खराब हो गया कि जब एक अल्फा कण जब वापस आ गया तो उसने एक एज्यूशन लगाया, एक अवधारणा दी कि एक कागज की पन्नी पर एक बहुत बड़ा तोप का गोला है जो टकरा के वापस आ गया। तो जिसका दिमाग खराब हो गया,
तो अब अपनी बात यह है कि इसकी क्रियाविधि में हम क्या क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखते जाते हैं और देखते जाते हैं। पहला स्टेप लिखेंगे कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे चले गए, बिना विचलित हुए सीधे चले गए। ये कैसे पता चला कि सीधे चले गए? मतलब यहाँ पर चमक उत्पन्न हुई सीधे, अधिकांश, यहाँ बहुत सारी चमक, ये भी चमक उत्पन्न हुई है, परस्पुर, जिसको हम चमक को परस्पुर कहते हैं। फिर दूसरी बात कुछ अल्फा कण न्यून कोण व अधिक कोण पर विक्षेपित हो गए। विक्षेपित मतलब हिल जाना, हल जाना, हट जाना, या यहाँ पर ऐसा भी हो सके प्रकणित हुए, तो अधिक कोण पर विक्षेपित हुए। ठीक है, क्या कारण रहा अभी वो निष्कर्ष में देखेंगे। और 8000, अब मैं कह रहा हूँ ये संख्या अलग अलग है, 8000 अल्फा कणों में से केवल एक या दो, हम तो एक का ही बोलते हैं, एक या दो 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हो गए। तो ये था इसकी क्रियाविधि। अब निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष देखते हैं हम लोग, क्या निष्कर्ष बनता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन जो हम बोलते हैं रदरफोर्ड प्रयोग का, क्या कंक्लूजन रहा? उसने कहा परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। पहला निष्कर्ष क्या है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरी बात कहा कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो केंद्र में केंद्रित होता है। यही कारण है कि कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर, कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर क्या हो गए, विक्षेपित हुए। क्यों? अल्फा पॉजिटिव होता है, और ऐसा उसका मानना है भाई कि जब पॉजिटिव में क्या होता है, प्रतिकर्षण, क्योंकि आप इस समय कूलाम बल की खोज हो चुकी थी, उसके बाद ही दिया गया था। तो इसने कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश केंद्र में एकत्रित होता है। फिर उसने ये भी कहा कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान भी केंद्र में एकत्रित होता है। अब ये कैसे पता लगा कि जब एक अल्फा कण टकरा के वापस आ गया, अब आपको पता है कि जैसे ये मान लीजिए कि सोने की पन्नी है, मतलब ये मान लो न्यूक्लियस, ये केंद्र मान लो, यहाँ जब अल्फा कण टकरा के वापस आया, इसका मतलब यहाँ कुछ मास पार्टिकल होगा। टक्कर तभी होती है, आपको पता है, दो द्रव्य कणों के मध्य क्या होती है, टक्कर होती है। तो द्रव्य कण का कैसे पता लगा? यहाँ से तो वापस आया नहीं, तो केंद्र से ही वापस आया। अर्थात इसने कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान केंद्र में केंद्रित होता है। उसको इसने नाभिक कहा। अतः यहाँ पर नाभिक की क्या हो गई, खोज हो गई। और नाभिक की कोटि जो होता है, आकार का जो उसका परिमाप बताया जाता है, वो फर्मी मीटर का होता है, 10⁻⁻15 मीटर का होता है। उसके बाद हम देखते हैं तो बच्चों निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। सबसे पहला कि परमाणु का पहला निष्कर्ष हो जाएगा, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, खोखला या खाली होता है, खोखला या खाली होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सीधे चले गए, इसका मतलब यही हुआ। फिर दूसरा निष्कर्ष कि परमाणु का समस्त धनावेश केंद्र में एकत्रित होता है। फिर तीसरी बात, परमाणु का समस्त धनावेश के स्थान पर आ जाएगा, द्रव्यमान केंद्र में एकत्रित होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ पर एक कंक्लूजन निकला कि परमाणु का वह केंद्र जहाँ पर परमाणु का समस्त
धनावेश व द्रव्यमान एकत्रित होता है उसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का पूरा एक चैप्टर अलग से है, उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो परमाणु का वह केंद्र जहाँ पर परमाणु का समस्त धनावेश, ये देखिए समस्त धनावेश समस्त द्रव्यमान यहाँ एकत्रित होगा, उसे हम नाभिक कहेंगे। और नाभिक की जो कोटि होती है वो 10⁻⁻15 मीटर मतलब फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर का होता है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट यहाँ पर चर्चा करते हैं, सुनना थोड़ा सा कि यहाँ पर आपको ये जो अल्फा इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड ने ये कहा चक्कर लगाता है, ठीक है। अब ये नहीं कहा कि कैसे चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता जरूर है, ठीक है। और आपको पता है जब भी कोई भी वस्तु किसी के चारों तरफ वर्तीय गति करती है या चारों तरफ घूमती है तो दो बल लगते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल का काम कौन करेगा, कौन सा बल काम करेगा, वो होगा आपका कूलाम बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो इसने ये भी बात रखी कि इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है और जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करता है। यहाँ लिख सकते हैं स्थिर वैद्युत बल अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करता है, ठीक है। पांचवी बात इसने एक और कही जो बहुत ही हैरान करने वाली बात है, जो इस प्रकार है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो लगातार ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन। जब इलेक्ट्रॉन जैसे नाभिक है इसके लगातार चारों चक्कर लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो जैसे जैसे इसका चक्र क्या हो जाएगा, सर्पिलाकार। अंत में इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में। अर्थात इलेक्ट्रॉन जब नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु खत्म, अर्थात परमाणु स्थायित्व इसने नहीं समझाया। ये इसका सबसे बड़ी कमी कह सकते हैं, कमियां जो हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इसके अंदर कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह निरंतर या लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये इस प्रयोग के 5 निष्कर्ष हमने यहाँ बताया आप लोगों को। अब इस मॉडल की क्या कमियां हैं, कमी ये तो आपको यही पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन जब लगातार चक्कर लगाएगा ऊर्जा को उत्सर्जन करेगा, अंत में कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में। अतः परमाणु का स्थायित्व समझाने में सफल नहीं रहा। फिर ये कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात जो इसको स्पेक्ट्रम होगा वो क्या कह रहा है, सतत। लेकिन आने वाले अपन क्लास में देखेंगे परमाणु स्पेक्ट्रम रेखीय होता है जिसमें अपन स्पेक्ट्रम लाइन्स पढ़ता है अलग अलग। तो देखें कमियां क्या होगी। तो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या, पहली कमी हमने बताया कि यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा। यदि इसमें और डिटेल लिखना चाहते हो तो हम वो पीछे वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो इसका जो पथ होता है वो सर्पिलाकार हो जाता है, अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है। अतः परमाणु का स्थायित्व समझाने में सफल नहीं रहा। दूसरा इसने कहा कि परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होता है, सतत, क्योंकि ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का क्या कर रहा है, उत्सर्जन। तो लगातार उत्सर्जन करेगा तो जो ऊर्जा निकलेगी वो सतत होगी, ऐसा नहीं है। आने वाले अपन बोर मॉडल में देखेंगे कि स्पेक्ट्रम कैसा होता है, रेखीय। तो ये था रदरफोर्ड परमाणु का मॉडल, अल्फा प्रकीर्णन मॉडल। अल्फा प्रकीर्णन का मतलब वो जरा बिखर जाना, ठीक है। और इस मॉडल की हमने क्रियाविधि देखी, निष्कर्ष देखा और कमियां देखी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप ये काम जरूर करें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।